हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि मैं क्लास 10th के लिए भूगोल लेकर आप लोगों के क्लास में चल रहा था। और भूगोल को जो है सभी टॉपिक्स को जो है चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को जो है मैं सुचारू ढंग से बता दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को चैप्टर जो है बहुत सारे अलग अलग चैप्टरों में जो है विभाजित करके दिया हुआ है। जैसे चैप्टर 1 हो गया, एक का क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ठीक है। तो और घ अंग इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग ग से पहले जो है सारे चैप्टर्स इसमें का पढ़ लिए हैं। और इसमें ग में जो है आप लोगों को मैंने लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में दे दिया है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम केवल देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग डर रहे थे आज तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, और देखिए आज हम लोग इसको कैसे साधारण तरीका से दीर्घ उत्तरीय सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है बच्चों कि जो बड़ा सा प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पूछना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी में, हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं ना। तो आप सभी लोग ये चीज जान चुके होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अगर पूछता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये सभी सवाल जो है अपने आप में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। लेकिन उसी सवाल को अगर मैचिंग करके सभी को जो है एक संकलन रूप में अगर पूछ दिया जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को मैंने बता दिया है। आज की क्लास में आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे, और इसके जस्ट बाद वाला क्लास में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में सारे सवाल दे दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों डरना मत, क्योंकि आप लोग जो है ना अभिजीत फैमिली से जुड़ चुके हैं, और अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस फैमिली से जुड़ने के बाद आपके सिलेबस का एक पॉइंट तक बाकी नहीं रहेगा। आपके एग्जाम तक सारे सिलेबस आपको क्लियर करवा कर दे दिए जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, है ना। क्या है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न होने वाला है वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल क्या है, वन एवं वन्य जीवों का, वन्य जीवों का, है ना, वन्य जीवों का क्या करना है, वन्य जीवों का विस्तार से, है ना, विस्तार से कर रहा है कि वर्णन करें, है ना जी। कह रहा है क्या, वन एवं वन्य जीवों का विस्तार से वर्णन करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वन के बारे में भी हमें वर्णन करना है, ठीक है, और साथ ही साथ वन्य जीवों के बारे में भी वर्णन करना है, वो भी विस्तार से, है ना। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में क्या लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर देखिए, यहाँ पे कह रहा है वन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या पूछता है कि वन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइप इसे बनाना है ना क्वेश्चन को, कहीं से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है ऊपर आसमान से नहीं आता है टूट करके, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है ना, इसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का संकलन बना दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, जिससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वन्य एवं वन्य जीवों, यानी दोनों के बारे में हमें क्या विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद वन्य जीवों के बारे में लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन है। वन एवं वन्य जीव क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि वन को ना ही कोई आदमी बना सकता है, ना ही वन्य जीवों को कोई व्यक्ति बना सकता है, इसलिए क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है ना, प्राकृतिक संसाधन है, ऐसे लिखेंगे। देखिए ऐसे ही लिखेंगे। लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से बेस होता है ना, सारे क्वेश्चन का जहाँ पे बेस होता है सारे सवाल का, वहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ये पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण, ये क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण, तंत्र
तंत्र निर्माण, है ना, तंत्र निर्माण, ठीक है, तंत्र निर्माण के घटक भी है, के घटक भी हैं। देखिए मनुष्य के बहुत सारे कार्यों का जो है ना निर्माण कहाँ से होता है, तो वन एवं वन जीवों से होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का मकान का ही निर्माण करना है तो उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा जो झोपड़ी लोग बनाते हैं ना, उसमें भी बांस का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है पतला पतला उसमें से उसका भाग काट करके और उससे घरों में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह पारिस्थितिकी, यानी जैसी परिस्थिति बनती है वैसे ही हमें वन से काम लेना पड़ता है, यानी कि ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण भी घटक भी है, पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के घटक भी हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि वन हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि वन हमें क्या देता है, क्या देता है बच्चों, तो ऑक्सीजन देता है, ठीक ना, ऑक्सीजन देता है। और भी लिखेंगे बच्चों कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जो कि क्या होता है, गर्म गैस होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं सिलेंडर रखा है, उसके पाइप को अगर अपने मुख में ले लेते हैं और उसमें से गैस को खोल देते हैं तो हमें क्या होगा, लगेगा कि दम फूल रहा है, आ रहा है समझ में। तो इसलिए उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या करता है, उसको जो है सोख लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं जिससे पर्यावरण क्या रहता है, जिससे बच्चों, जिससे लिखेंगे पर्यावरण क्या रहता है बच्चों, संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है ना, जिससे हमारा क्या रहता है, ये पर्यावरण संतुलित रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में हो जाता है ना हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में हो जाता है तो हम क्या होगा ना कि कोई काम नहीं कर पाएंगे, केवल थोड़ी सी थकान पर क्या होगा ना कि हमारा दम फूलने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है, ठीक है। एक चीज आप लोग सबसे पहले देखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि छोटे सवालों का संकलन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे जवाबों का भी संकलन ही बना देंगे और बड़े सवालों का क्या करेंगे कि उत्तर दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जिससे क्या होता है कि पर्यावरण संतुलित रहता है, और हम यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण संतुलित रहने के लिए, पर्यावरण संतुलित, देखिए संतुलित रहने के लिए कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन की आवश्यकता होती है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग, कितना परसेंट वन की आवश्यकता है, तो 33% वन की आवश्यकता। देखिए छोटे सवाल का संकलन कैसे बन रहा है, आवश्यकता होती है कितना, तो 33% वन की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना, क्लियर है। देखिए कैसे छोटे छोटे सवालों को जोड़ जोड़कर कैसे मैं बड़ा ये दीर्घोत्तरीय सवाल को हल कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों कि लकड़ियों का उपयोग जो है ना वन से ही हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लकड़ियों का उपयोग कहाँ से करते हैं बच्चों, विभिन्न कार्यों में होता है। लकड़ियों का उपयोग जो विभिन्न कार्यों में होता है उसको भी कहाँ से लाते हैं, वन से ही लाते हैं। विभिन्न कार्यों में होता है, ठीक है ना, विभिन्न कार्यों में होता है। हम लोग लिखेंगे वन से विभिन्न प्रकार की, देखिए लकड़ियों का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। उसके बाद लिखेंगे वन से हमें औषधि भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। औषधि भी क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, औषधि भी प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे बन रहा है, बहुत बड़ा एक क्या बन रहा है कि जवाब बन रहा है बहुत बड़े सवाल का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम लोग ये जवाब देने जा रहे हैं बच्चों। और एक एक करके पॉइंट वाइज ऐसे लिखते हैं, पॉइंट को पकड़ पकड़ के लिखा जाता है ना, छोटे छोटे पॉइंट से बड़ा आंसर बनाया जाता है बच्चों। देखिए
इसमें जैसे मैंने तंत्र का निर्माण घटक भी है, ठीक है। वन हमें ऑक्सीजन देता है, वन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। पर्यावरण संतुलित रहने के लिए कुल क्षेत्र का 33% में वन होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद जो है लकड़ियों का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। वन से हमें औषधि भी प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे बन रहा है ना। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि वन के कारण वर्षा भी होती है। देखिए हमें वन के कारण जो है वर्षा भी होती है, ठीक है। चलिए वन का बहुत सारा हम लोग वर्णन कर लिए। उसके बाद चलिए वन से जो है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं बाढ़ से जो है ना, बाढ़ से एक और लिख देते हैं, बाढ़ से खतरा नहीं रहता है। मान लीजिए कि नदी के किनारे कुछ लोगों का घर होता है और पेड़ पौधे वहां पे लगाए रहते हैं ना, तो नदी उसको कटाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाढ़ से खतरा नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए वन्य जीव से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे वन्य जीवों से भी अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों से भी, ठीक है, अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, है ना, प्राप्त होते हैं। ऐसे आप लोग सरल भाषा में लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या क्या, तो देखिए हाथी का दांत है ना, हाथी का दांत। और यहाँ पे लिख सकते हैं गेंडे का सींग से भी क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ को बनाया जाता है जो हमारे मानवों के लिए उपयोगी होता है। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कितना अच्छा हम लोग सवाल का जवाब किए यहाँ पर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका जो है जवाब आप लोग लिख सकते हैं। और ये आपके बुक में जो है ये चैप्टर नंबर 1 के गौ का जो है ना, ये पहला सवाल है दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय का ये पहला सवाल है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। तो इसे आप लोग अवश्य नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में जो है फटाफट से नेक्स्ट सवाल को देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखें। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। आइए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, ये दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर क्या करना है हमें, वृक्षों के, सवाल देखना बच्चों, वृक्षों के घनत्व के आधार पर है ना, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्ग में, कह रहा है कि आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। वनों का क्या करना है, वनों का वर्गीकरण, कह रहा है वर्गीकरण करें, है ना, वनों का वर्गीकरण करें, ठीक है। और भी कह रहा है और सभी वर्ग का वर्णन भी करना है। हम लोग वन को जितने वर्ग में बांटेंगे सभी का वर्णन भी करना है और सभी वर्गों का क्या करना है, वर्गों का वर्णन करना है ना, वर्णन करना है, वर्णन किससे, विस्तार से करना है, ठीक है, विस्तार से करें। देखिए लंबा सवाल कैसे बना रहा है। सबसे पहले तो छोटा एक सवाल है ना, छोटा सवाल है कि वनों का हमें वर्गीकरण कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है छोटे छोटे पार्ट्स को जो क्या करना है कि हमें हल करते जाना है और बन जाएगा बहुत बड़ा दीर्घ उत्तरीय सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहां से हम लोग लिखते हैं उत्तर, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे क्या कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वन को वृक्षों के घनत्व के आधार पर, है ना जी, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में, है ना जी, 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। ये 5 वर्ग कौन कौन है मेरे बच्चों, ये 5 वर्ग कौन कौन है, देखिए इसका वर्णन भी करना है ना, इसलिए सबसे पहला लिखेंगे, उसका वर्णन कर देंगे,
दूसरा लिखेंगे उसका भी वर्णन कर देंगे। तो देखिए 5 वर्गों में सबसे पहला वर्ग क्या हो जाएगा, अत्यंत सघन वन। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, अत्यंत। आइए यहां से लिखते हैं, 1 नंबर में हो जाएगा अत्यंत सघन वन। सघन वन हो जाएगा, है ना, अत्यंत सघन वन हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है मेरे बच्चों कि अत्यंत सघन वन का अर्थ होता है जिसमें बहुत अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें जानवरों को निकलने का, आने का, जाने का रास्ता भी नहीं होता है, वहां पे बहुत घने मात्रा में वृक्ष लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो अत्यंत सघन वन का मतलब क्या हो गया बच्चों, भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार कितना क्षेत्र में है बच्चों, कितना क्षेत्र में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 54.6 लाख। यहाँ पे देखना बच्चों 54.6 लाख, 54.6 लाख, ठीक है, 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर, हेक्टेयर भूमि पर जो है, इतना हेक्टेयर भूमि पर क्या है बच्चों, क्या है 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जो कुल क्षेत्र का, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है बच्चों, कुल भौगोलिक क्षेत्र का जानते हैं कितना परसेंट है, 1.66% है, ठीक है, का 1.66% है, ठीक है, 66 नहीं पढ़ेंगे, 1.66% है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि असम और सिक्किम को छोड़कर ये जो है ना सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वन में आते हैं, असम और सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे असम और सिक्किम को छोड़ना है हमें, है ना, सिक्किम को छोड़ना है बच्चों, असम और सिक्किम को छोड़कर, है ना। यानी कि असम और सिक्किम में जो है ना ऐसे वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अत्यंत सघन वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि असम और सिक्किम में बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि असम और सिक्किम को छोड़कर, है ना, सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं, सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं, इस वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। यानी कि असम और सिक्किम में जो है अधिक वन नहीं पाए जाते हैं, सघन वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लगभग ये सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सघन वन, है ना जी। उसके बाद क्या देखेंगे, सघन वन देखेंगे, केवल सघन वन को देखेंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़े, चलिए हम लोग दूसरा में, ये क्या था, पहला नंबर देख लिए, इसका दूसरा पार्ट्स क्या है, दूसरा पार्ट्स क्या है, सघन वन, है ना जी। क्या है जी, सघन वन, है ना, सघन वन। पहले हम लोग देखे हैं अत्यंत सघन वन, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सघन वन, है ना। सघन वन का मतलब होता है कि सघन तो है लेकिन उतना सघन नहीं है जैसे हम लोग अत्यंत सघन के बारे में पढ़े हैं। यहाँ से जो है ना जानवर 2 पेड़ों के बीच से होकर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज नहीं निकल सकते हैं, है ना। यानी कि सघन वन में क्या होता है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत, देखिए इसका हम लोग सबसे पहले जान ही लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत 73.60 लाख, 73.60 लाख, है ना, 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, 60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं बच्चों। देखिए गजब, यानी कि इसका जो है ना बहुत अधिक भूमि हमें देखने के लिए मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है
इसमें 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा इसका विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है बच्चों, तो 3% है। देखिए 3% है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में इसे माना जा सकता है। ठीक है ना, 3% है। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम है ना, हिमाचल प्रदेश सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम यहाँ से लेना पड़ता है, सिक्किम ऐसे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर आपको हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें महाराष्ट्र भी हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद अगर देखना चाहे बच्चों तो उत्तराखंड भी हो जाएगा, एवं लिख देते हैं उत्तराखंड है ना जी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि इतना सभी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है, इस प्रकार के वनों का क्या है प्यारे बच्चों, विस्तार है। ठीक है, यानी सघन वनों का विस्तार प्यारे बच्चों आपको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आप लोग को जम्मू कश्मीर, ये महाराष्ट्र में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस वन का अधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए आगे देखें, अब आगे देखें बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ वनों का घनत्व भी देख लिया जाता है। यहाँ जहां तक हम लिखे ना, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वनों का घनत्व जो है, यहाँ वनों का घनत्व कितना है, 62.99% है ना, 99% है। क्लियर, यहाँ पे देख लिए ना। चलिए, सघन वन का जो है विस्तार आप लोग को हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है इसका विस्तार। ठीक है ना, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए तीसरा नंबर में देखेंगे खुले वन, ये हो गया दूसरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा। आइए तीसरा को देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका तीसरा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा खुले वन, है ना जी, खुले वन है ना। देखिए खुले वन का मतलब होता है कि वहां पे आदमी भी जाके विचरण कर सकता है, अपना भ्रमण कर सकता है। यानी कि वन जो है ना एक खुला तरह से होता है, उसमें हवा आते जाते रहता है, सूर्य का प्रकाश भी आते जाते रहता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, और छोटे छोटे जानवर वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, सबसे अधिक जानवर आप लोग को मिलते हैं घने वन में, सघन वन में, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि 2.59 करोड़, केवल और केवल 2.59 करोड़ है ना हेक्टेयर भूमि पर। देखिए सबसे ज्यादा तो हमें लग रहा है कि यही है, ठीक है ना, हेक्टेयर भूमि पर, हेक्टेयर यहाँ पे करोड़ हो रहा है ना, करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है, इस वर्ग के वनों का क्या है बच्चों, विस्तार है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे 2.59 करोड़ हेक्टेयर यहाँ पे है। ठीक है ना, भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यह देखिए ये जो है ना, यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है बच्चों, कितना है जी,
यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है, 12% है। ठीक है, जैसे अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, ऐसे वन जो है कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु के बाद आपको केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद आप लोगों को उड़ीसा, उड़ीसा के भी कुछ जगहों पर ये पाए जाते हैं, उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा के कुछ जिलों एवं उड़ीसा के कुछ जिलों में, कुछ जिलों में, कुछ जिलों में, है ना, कुछ जिलों में, देखिए ये जो है ना वन कर्नाटक में, खासकर तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ जिलों में है, सभी जिलों में नहीं है, कुछ जिलों में है ना, कुछ जिलों, कुछ जिलों एवं एवं आगे भी देखेंगे थोड़ा सा, असम के 16 आदिवासी जिलों में, है ना, असम के, असम के कितने, 16 आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी जिलों में, है ना, 16 आदिवासी जिलों में क्या है ना कि इस प्रकार के वन का विस्तार है, ठीक है। जिलों में इस प्रकार के, इस प्रकार के वन का क्या है, विस्तार है, विस्तार है, ठीक है। इस प्रकार के वन का विस्तार है। देखिए 16 आदिवासी जिलों में, असम के जो है ना, असम के 16 आदिवासी जिलों में ऐसे वन का विस्तार है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि असम, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों के घनत्व कितना % है। यहाँ पे देखेंगे असम के, असम के आदिवासी जिलों में, है ना, आदिवासी जिलों में यहाँ पे कह रहा है, जिलों में, है ना, जिलों में वृक्ष के घनत्व कितना है। तो वृक्ष के घनत्व है प्यारे बच्चों, घनत्व जो है 23.89% है, ठीक है। ये आपको जीके हो गया एक, कि असम के आदिवासी जिलों में वृक्ष के घनत्व कितना है। तो प्यारे बच्चों 23.89% है, ठीक है। तो ये हो गया खुले वन, यानी खुले वन जो है करोड़ हेक्टेयर में पाए जाते हैं, है ना, यानी कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर में, लाख में नहीं बच्चों, याद रखना यहाँ पर करोड़ हेक्टेयर, ये करोड़ में चला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चौथा नंबर देखेंगे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, चौथा नंबर में कह रहा है झाड़ियां एवं अन्य वन, झाड़ियां भी होता है, झाड़ियां एवं एवं अन्य वन, है ना, झाड़ियां एवं अन्य वन के बारे में अब आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए झाड़ियां वन कहाँ होता होगा, लत्ती फत्ती आप लोग देखे हैं कहाँ होता है, जहाँ बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको मृदा मैंने बायो में इसी में पढ़ा दिया है, ठीक है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ये बलुई जो होता है ना, बलुई मिट्टी में कांटेदार पेड़ लगाए जाते हैं, कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं। ये लत्ती वाला सब पौधा मिलता है वहाँ पर, जो बालू में, जैसे कि आप लोग अपने एरिया में देखे होंगे, अगर देहात के होंगे बच्चों, तो ये जहाँ बलुई होता है ना, वहाँ पे एक होता है शरीफा, शरीफा जिसको लालमी कहते हैं, है ना, उसको जो है ना यहाँ बलुई मिट्टी के स्थान पर उसको उगाया जाता है। जहाँ बलुई मिट्टी अधिक होता है वहाँ पे ये सभी मिलते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं झाड़ियाँ एवं अन्य वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं, यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान का नाम तो आना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है पूरे भारत में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, का मरुस्थलीय, मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं एवं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्षेत्र में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन
पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पंजाब और हरियाणा की बात करें, है ना, पंजाब एवं हरियाणा, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एवं हरियाणा भी उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। चलिए यूपी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का यूपी लिख देते हैं। ठीक है, यूपी बिहार एवं बिहार एवं, ठीक है ना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग एवं पश्चिम बंगाल के एवं पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में, है ना, मैदानी भाग में जो है, मैदानी भाग में जो है इसी क्षेत्र में आते हैं, मैदानी भाग इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं, क्लियर है। देखिए किस क्षेत्र में आते हैं, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं या फिर झाड़ियां एवं अन्य वन के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना। कहाँ कहाँ बच्चों, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि झाड़ियां एवं अन्य वन में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है जी। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसके अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है, इसके अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है बच्चों, तो लिखेंगे 2.459 करोड़ हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर जो है आपको भूमि आते हैं। ठीक है, भूमि आते हैं। अरे बाप रे, देखिए कितना 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं इसमें, है ना, किसमें प्यारे बच्चों, तो झाड़ियां एवं अन्य वन में, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि यह जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है प्यारे बच्चों, भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है बच्चों, कितना परसेंट है, तो 8.68% है। ठीक है ना, 68% है। ठीक है। देखिए ये पंजाब हरियाणा आपको बिहार पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, देखिए यहाँ पे कितना भूमि आता है, तो 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि इसी के अंतर्गत आते हैं। कुल क्षेत्र का कितना है बच्चों, तो 8.68% है। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे झाड़ियां एवं अन्य वन। ठीक है, आया समझ में बच्चों। यहां से आप लोग जो है ना सब्जेक्टिव सवाल इसका ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पॉइंट यानी कि इसमें का अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आइए 5वां नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां नंबर में क्या है, यहाँ पे कह रहा है मैग्रोव तटीय। मैग्रोव का अर्थ क्या होता है, मैग्रोव यानी इसको तटीय कहते हैं, यानी जो तट पर होता है। ठीक है ना, तटीय वन, इसके बारे में मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बता दिए थे बच्चों, है ना। मैग्रोव तटीय वन के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। ठीक है ना, मैग्रोव वन मैंने पहले ही सवाल को बता दिया है। ठीक है, मैग्रोव वन जो है समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, समुद्र तटीय राज्यों में फैला है ना, राज्यों में फैला है। देखिए जहां जहां समुद्र के किनारे जो भी राज्य पड़ता है वे सभी राज्यों में इस प्रकार का, यानी कि मैग्रोव वन का अर्थ ही होता है तटीय, यानी कि तट पर किनारों वाली वन। ठीक है ना, तो वहां पे यहाँ पे कह रहा है कि मैग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। ठीक ना, यहाँ पे कह रहा है फैला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैग्रोव वन, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि मैग्रोव वन जो है, मैग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल के, मैग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है बच्चों, तो पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल
बंगाल के सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है ना, सुंदरवन गुजरात, और यहाँ पे देखेंगे गुजरात और कहाँ पे याद आ रहा है, और कहाँ पे लिखे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान, इस सवाल को मैंने 2 बार लिखवा दिया, ठीक है, एक बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी लिखवाया था और यहाँ पे लॉन्ग टाइप में भी उसका प्रकार में आ रहा है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह है ना जी, द्वीप समूह में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, यानी कि समुद्र तटीय राज्य है कौन कौन, तो मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल हो गए, ठीक है, यहाँ के सुंदरवन में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में, यानी सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, गुजरात में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग का ये दूसरा नंबर सवाल जो है क्लियर हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल पे, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8 सवाल लगभग करेंगे आज हम लोग दीर्घोत्तरीय से। सभी बच्चे ध्यान से बिल्कुल समझेंगे इस सवालों को, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस बिल्कुल समाप्त करना है जल्दबाजी में, इसलिए हम लोग लगातार सवाल को करते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चों का जो है ड्रीम ये 450 का जरूर होना चाहिए, 450 प्लस का, 450 प्लस का आप लोग का ये जो है ना ड्रीम अवश्य होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी जुड़ करके मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, तो आप लोग का ड्रीम 450 प्लस अगर नहीं हो रहा है तो सारा मेहनत क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करें कितना, ये तीसरा नंबर सवाल की, है ना। आइए तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि जैव विविधता क्या है। इसमें देखिए 2 सवाल इसमें भी जोड़ दिया है, जैव विविधता क्या है, ठीक है, जैव विविधता क्या है, पहला सवाल हो गया। देखिए जैसे जैसे सवाल जोड़ करके लिख रहा है सवाल, है ना, जैसे जैसे सवाल जोड़ करके परीक्षा में देगा बाबू, हम भी जवाब जोड़ जोड़ कर ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है जैव विविधता क्या है, फिर कह रहा है कि यह मानव जीवन के लिए, यह जो है मानव जीवन के लिए, जीवन के लिए, यानी कि जैव विविधता जो है ना मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्यों महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है कि विस्तार से लिखिए, विस्तार से क्या करना है बच्चों, कह रहा है कि विस्तार से लिखें, है ना जी। चलिए यहाँ पे सवाल है जैव विविधता क्या है, ठीक है, यानी कि जितने भी जीव जंतु यहाँ पे रह रहे हैं वो जिस विधि से अपना जीवन निर्वहन को करते हैं उसी को कहते हैं जैव विविधता। आगे सवाल के जवाब को करेंगे, उससे पहले यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसी को विस्तार से हमें लिखना है। आइए विस्तार से लिखते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला चीज इसमें लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता, ही जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों, जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके यूनिक चीजों को ऐड करते चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा दीर्घोत्तरीय सवाल का जवाब बन जाएगा जी, है ना। यहाँ पे विविधता कहलाती है, इसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसमें जो है पशु लिखेंगे, ठीक है, पशु पक्षी लिख देते हैं, ठीक है, इसमें पशु पक्षी, उसके बाद पशु पक्षी पेड़ हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीव लिखेंगे,
सूक्ष्म जीव लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा बड़े जीव, तथा इसमें बड़े जीवों को भी शामिल किया जाता है, तथा बड़े जीव, है ना, तथा बड़े जीव शामिल है, ठीक है ना, शामिल है, ठीक है, बड़े जीव भी शामिल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए, शामिल जो है ना, हम यहाँ से ऐसे शामिल हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, आपको पशु पक्षी भी हो गए, तथा बड़े जीव जैसे हाथी हो गए, बाघ हो गए, शेर हो गए, ये जेब्रा हो गए, ऊंट हो गए, है ना, इस तरह के जीव भी इसमें शामिल किए जाते हैं जैव विविधता में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवों की करीब कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोटे अनुमान के तौर पर, मोटे अनुमान के तौर पर पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर प्यारे बच्चों कह रहा है कि जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवों की 1 करोड़ प्रजातियां, अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, जीवों की 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा धरा मतलब धरती होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये हमारे धरा की क्या है बच्चों, तो धरोहर है। क्या है? धरोहर है। ये हमारे धरा की धरोहर है, ठीक है, धरा की धरोहर है, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ से उसके बाद लिखेंगे हम कि इसमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, बहुत सारे चीज और भी हम प्राप्त करते हैं। जैसे सवाल है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि वन्य जीव सदियों से, यहाँ लिखेंगे वन्य जीव जो है सदियों से वन्य जीव सदियों से जो है ना, हमारे सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक एवं यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद एक लाइन और हम लिखना चाहेंगे बच्चों कि इनसे हमें क्या मिलते हैं, भोजन मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं, रेशों को बनाने के लिए वो कोकून का कीड़ा का नाम सुने हैं ना, जिसे हम लोग रेशा बनाते हैं, और रेशा बनाने के बाद में हम लोग क्या उससे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग वस्त्र को भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि इनसे हमें है ना, इनसे हमें भोजन, वस्त्र, ठीक है, भोजन के साथ साथ वस्त्र और रेशे, है ना, रेशे, ठीक है, इत्यादि प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। रेशे इत्यादि पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, प्राप्त होते हैं, है ना, प्राप्त होते हैं। बस इतना आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इतना आप लोग इसका जो है आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल विस्तार से जो है इसका हम लोग विविधता को बिल्कुल क्लियर कर दिए, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चौथा नंबर सवाल को देखा जाए ना। चलिए आइए, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रियाएं, है ना, यानी कि विस्तार पूर्वक कह रहा है बताने के लिए,
विस्तार पूर्वक कह रहा है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार, मानव यानी कि मानव जो भी काम करते हैं ना उस काम को कह रहा है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारण है। किस प्रकार, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारक हैं। वनस्पति वनस्पति एवं प्राणी के ह्रास के कारण है, एवं प्राणी के ह्रास, है ना, ह्रास के क्या है बच्चों, कारक है, ठीक है ना। किस प्रकार से मानव क्रियाएं, यानी मानव जो भी क्रिया करती है, घर बनाती है, आपको उसमें खिड़की लगवाती है, ये सभी मानव क्रिया है, ठीक है ना। और मानव क्रिया जैसे देख लीजिए, मान लीजिए डंडा भी बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किस प्रकार से ये मानव क्रियाएं जो है हमारे जीवों के लिए, हमारे वनस्पति के लिए, हमारे वृक्षों के लिए मानव हानिकारक है, उसको लिखना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों, उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पे लिखते हैं उत्तर इसका हम लोग कैसे लिखते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे सभी बच्चे देख रहे होंगे कि विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हो चुका है। आ रहा समझ में? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला भयानक लिखेंगे कि विकास के नाम पर, ठीक है ना, विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ, विनाश होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 20वीं सदी के मध्य तक, 20वीं सदी के मध्य तक, है ना, 20वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र का विस्तार था। 24% वन क्षेत्र का क्या था, विस्तार था, ठीक है। 24% वन क्षेत्र का क्या था बच्चों, विस्तार था। 24% वन क्षेत्र का विस्तार था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो 21वीं सदी में, देखिए जो 21वीं सदी में घट कर कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो 21वीं सदी में कितना बच गया है बच्चों, 19% रह गया है। कितना रह गया है, 19%, मात्र 19% रह गया है, 19% रह गया है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण देखिए मानवीय हस्तक्षेप है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो मानवीय हस्तक्षेप, हस्तक्षेप है ना, मानवीय हस्तक्षेप। चलिए, मानवीय हस्तक्षेप का मतलब होता है कि मानव क्या करते हैं कि वन्य जीवों में हस्तक्षेप करते हैं, यानी हमेशा छेड़छाड़ करते रहते हैं। आज के समय में देखिए कोई हिरण अगर जंगल छोड़ देती है, अगर गांव में, शहर में अगर निकल जाती है, तो बहुत सब लोगों के जीभ से पानी आने लगता है कि काश मैं इसको मार देता, इसको टपका देता और इसका मांस मैं खा लेता, है ना। तो देखिए मुख्य कारण क्या है, मानवीय हस्तक्षेप। उसके बाद क्या हो जाएगा, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण, ठीक है। लोग पशु को रख लेते हैं और उसका जो है खल्ली वगैरह का प्रयोग कम करते हैं, घास काट करके ले जा करके उसको खिलाने का काम कम करते हैं, लेकिन उसको चराने का काम अधिक करते हैं। दिन भर लेकर के चराते रहते हैं, जो क्या करता है अनियंत्रित रूप से घासों को क्या करता है, चर जाते हैं। और चर जाने के बाद में क्या होता है कि वन का नुकसान हो जाता है, घास फूस का नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चारण और भी लिखेंगे बच्चों, चारण के साथ साथ चलिए एवं
विभिन्न तरीकों से विभिन्न तरीकों से विभिन्न तरीकों से वनों का दोहन, है ना जी। विभिन्न तरीकों से वनों का दोहन, ठीक है ना। भारत में वनों का ह्रास का बड़ा कारण है, देखिए दोहन, ठीक है। उसके बाद भारत में देखिए सबसे ज्यादा भारत में वन का क्यों ह्रास हो रहा है, सबसे मुख्य कारण क्या है। तो देखिए वन कहीं पे भी लगे होते हैं, किसी को अगर लगता है कि यहाँ पे काश मैं धान का फसल उगा लेता, गेहूं का फसल उगा लेता, गन्ना का फसल उगा लेता, तो वहां से क्या करते हैं कि लोग वनों की कटाई कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए वहां पे फसल उगाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है वनों का ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि भारत में, चलिए अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में वनों का, ठीक है ना, भारत में वनों का ह्रास जो है, ह्रास का बड़ा कारण क्या है, ह्रास का बड़ा कारण क्या है, बोलिए बड़ा कारण क्या है बच्चों। तो बड़ा कारण जो है कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषिगत यानी कि जो कृषि करने योग्य भूमि होते हैं उसमें फैलाव, कृषिगत भूमि का फैलाव, है ना, कृषिगत भूमि का फैलाव है, ठीक है, कृषिगत भूमि का फैलाव है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से चौथा नंबर सवाल को भी क्लियर कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार इसको मैं विकास के नाम पर विनाश शुरू हुआ, ठीक है। 20वीं सदी के मध्य तक 24% वन क्षेत्र का विस्तार था, जो 21वीं सदी में क्या रह गया, 19% रह गया। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, यानी सबसे ज़्यादा उसमें मानव हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं ना, उसको पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित रूप से चरा दिया जाता है और विभिन्न तरीकों से वनों का दोहन किया जा रहा है। अब भारत की अगर बात करें तो वनों का ह्रास सबसे बड़ा कारण क्या है वनों के ह्रास का, तो यहाँ पे कृषिगत भूमि का फैलाव, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सवाल, ठीक है ना। चलिए देखें ना 5वां नंबर सवाल, सभी लोग रेडी है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 5वां नंबर सवाल को भी देख लिया जाए, है ना जी। चलिए 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, 5वां नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से करना है। भारतीय जैव मंडल क्षेत्र का विस्तार, है ना, जैव मंडल क्षेत्र का जो है विस्तार क्या करना है, भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा करना है ना, क्षेत्र की चर्चा, है ना जी। भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से करना है, ठीक है, चर्चा विस्तार से करें, ठीक है। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र है, ठीक है ना। उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि भारत में जो है 14 जैव मंडल क्षेत्र है। क्या है, जैव मंडल क्षेत्र है। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि आखिर जैव मंडल क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप बिहार से अगर बिलोंग्स करते हैं तो पटना का चिड़ियाघर अवश्य देखे होंगे। अभी आप 10th वर्ग में आ चुके हैं ना, तो पटना का चिड़ियाघर तो अवश्य आप लोग देख लिए होंगे। अगर जो भी बच्चा नहीं देखा होगा आप लोग ये YouTube पे जा करके देख सकते हैं, गूगल से जा करके उसका फोटो जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पटना का चिड़ियाघर जो है उसमें जानवरों को जो है ना एकत्र करके उसमें बंधक बना करके रखा जाता है। लेकिन बच्चों ये जो होता है ना जैव मंडल जो क्षेत्र होता है उसमें एक जंगली एरिया होता है, ठीक है, जंगली एरिया होता है, जिस एरिया में क्या किया जाता है ना कि कुछ जानवरों को बिल्कुल आज़ाद रूप में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जानवरों को खाने के लिए जो है ना अधिक व्यवस्था किया जाता है। उसमें जो है ना घास, बहुत तरह के घास को बो दिया जाता है, जिससे जानवर जो है ना बिल्कुल आज़ाद तरीका से रहेंगे भी और उसमें चारण भी आज़ादी तरीका से कर सकेंगे, ठीक है। वो जो है ना एक जानवर जंगल के तरह ही होता है, ठीक है, एक जंगल की तरह ही होता है, जो क्या होता है गवर्नमेंट के कैद में होता है और वहाँ के जीव जंतुओं को मारना क्या होता है, मना होता है,
ठीक है, तो इसे ही कहते हैं जैवमंडल क्षेत्र। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक काम बच्चों कि लिखेंगे कि भारत में 14 जैवमंडल क्षेत्र है और क्षेत्र का कह रहा है ना कि विस्तार भी वहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि पहला नंबर क्षेत्र क्या है बच्चों, तो यह नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या है बच्चों, दूसरा में आपको नंदा देवी है, नंदा देवी है ना, नंदा देवी। तीसरा की बात करें बच्चों तो तीसरा में आपको हो जाएगा नोकरेट। क्या है जी? नोकरेट है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मानस, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, मानस हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन। यहाँ से देखिए जरा, ठीक है ना, सुंदरवन। एक और आ जाएगा क्या, सुंदरवन। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मैं ये मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखिए 6 की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए नीलगिरी जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ स्थित है, कितना क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नीलगिरी जो है 5520 वर्ग किलोमीटर, 5520 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, इतना में क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, तो देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु मान लीजिए कि यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये हो गया आप लोग को तमिलनाडु, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को केरल देखने के लिए मिल जाएंगे। तमिलनाडु के जस्ट सटे हुए इस भाग में केरल पड़ता है, छोटा सा। ठीक है, ऐसे ही लंबा लंबी भाग में पड़ता है। उसके बाद तमिलनाडु अगर देखा जाए बच्चों, कर्नाटक अगर देखा जाए तो कर्नाटक जो है इन दोनों से सटे यहाँ पर, यहाँ इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये केरल है, ये केरल है, और ये हो गया आप लोगों को तमिलनाडु, और ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो यही क्षेत्र में, तीनों को मिला करके यही क्षेत्र में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से जो कि 5520 यानी कि 5520 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नंदा देवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 22 यानी कि 2236 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है बच्चों, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद ये 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये नोकरेट। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, जो कि मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मानस को देखा जाए तो मानस जो है 2837 वर्ग किलोमीटर, 837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, असम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन की बात की जाए तो सुंदरवन तो आप लोग देखे ही है कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो कि कितना में फैला हुआ है, 630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, मैंने एक सवाल में बताया था पहले, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है बहुत ही अधिक यानी कि 10,500, ठीक है, 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है प्यारे बच्चों, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है ना, देखिए नीलगिरी 5,520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीचों बीच में स्थित तीनों को मिला करके है। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा नंदा देवी, जो कि 2236 उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नोकरेट
2820 वर्ग किलोमीटर जो कि मेघालय में स्थित है। मानस जो है 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो कि असम में स्थित है। उसके बाद देखें तो सुंदरवन यानी 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों तो मन्नार की खाड़ी 10,500 में फैली हुई है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए तो कुल हम लोग कितना देखे थे, 14 देखे थे। ठीक है, 6 हो गया, बाकी को देख लिया जाए। ठीक है ना। चलिए 7वां नंबर, आइए 7वां नंबर में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 7वां नंबर में क्या कह रहा है, ये ग्रेट निकोबार है ना। 7वां नंबर में क्या है, ग्रेट निकोबार। क्या है बच्चों, ग्रेट निकोबार। उसके बाद 8वां नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 8वां नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिमिलीपाल। सिमिलीपाल, ठीक है, नाम बहुत टेढ़ा है भाई, सिमिलीपाल हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 9वां नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिब्रू साइकोबा। क्या हो जाएगा, डिब्रू साइकोबा। डिब्रू साइकोबा, ठीक है ना, डिब्रू साइकोबा, डिब्रू साइकोबा। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, आपको दिहांग हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर में हो जाएगा दिहांग। क्या हो जाएगा बच्चों, दिहांग हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे उसके बाद 11वां नंबर में देखें तो क्या हो जाएगा जी, कंचनजंगा। इसका तो नाम सभी बच्चे लगभग जानते होंगे, कंचनजंगा है ना जी। कंचनजंगा जो कि कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग में स्थित है। ठीक है। आइए ग्रेट निकोबार के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं और ये कहाँ स्थित है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग, चलिए एक और यहाँ पे ले लेते हैं, आ जाएगा हमें लग रहा है। ये पचमढ़ी, पचमढ़ी है ना, पचमढ़ी, पचमढ़ी को भी देख लेंगे। आइए ग्रेट निकोबार के बारे में अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों ग्रेट निकोबार जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 855 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, तो ये ग्रेट निकोबार, सॉरी पहले वाला में क्या बताए थे जी, ये अंडमान निकोबार में बताए थे, मन्नार की खाड़ी अंडमान निकोबार में जो कि तमिलनाडु में होने वाला है। ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में होने वाला है। ठीक है, चलिए, और ये हो जाएगा बच्चों, ये ग्रेट निकोबार जो है ये किस में हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह में हो जाएगा। ठीक है ना। और वो वाला जो था ना आपको पन्नार की खाड़ी, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, पन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, आप लोग उसको सही कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित। ठीक है। 8वां नंबर हम लोग देखें सिमिलीपाल। तो सिमिलीपाल जो है बच्चों आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे 4,374 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है जी, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद 9वां नंबर की बात करें बच्चों तो अगला आप लोग को हो जाएगा डिब्रू साइकोबा जो कि 765 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जो कि असम में स्थित है। कहाँ है जी, असम में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा दिहांग। ठीक है ना, तो दिहांग कहाँ, दिहांग का एक और नाम भी है, एक और नाम है बच्चों जिसको क्या कहते हैं, दयांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दयांग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है 5,111 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जो कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा की बात की जाए बच्चों तो कंचनजंगा जो है 2,619 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, कंचनजंगा पहले ही मैंने बताया था कि पश्चिम सिक्किम के भाग में। ठीक है, उत्तर पश्चिम सिक्किम, उत्तर पश्चिम सिक्किम
भाग में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये 4,926 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ये एमपी में उपस्थित है यानी कि स्थित है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग ये कुल मिलाकर के 12 देख लिए जैवमंडल क्षेत्र, ठीक है ना। और ये कौन कितना में है, आप लोग बच्चों इसे रटना तो पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़े बच्चों। चलिए उसके बाद 13 और 14 को देख लिया जाए। आइए 13 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 13 नंबर में कह रहा है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, गजब, अगस्त्य, अरे मलाई, अगस्त्य मलाई, है ना, अगस्त्य मलाई कहाँ का है भाई, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आइए 14 नंबर में क्या है बच्चों, 14 नंबर में आपको है अचानकमार, अचानकमार, अमरकंटक, अचानकमार, अरे भाई गजब नाम है भाई, अचानकमार, है ना, अचानकमार, जिसको हम लोग अमरकंटक, अमरकंटक तो सुने थे लेकिन अचानकमार नहीं सुने थे, अमरकंटक, अमरकंटक, है ना जी। तो देखिए ये आपको अगस्त्य मलाई जो है कितना में फैला हुआ है, 1701, 1701 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ये अचानकमार यानी कि ये अमरकंटक, अमरकंटक जो है आपको 3835 में, 3835 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि कहाँ स्थित है, तो एमपी में स्थित है यानी कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये क्लियर हो गया ना, सारे के सारे जितना भी 14 आपको जैव मंडल क्षेत्र है ये सभी क्लियर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ें, चलते हैं आगे, ठीक है। और 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। आइए 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि वन्य जीवों के ह्रास के, वन्य जीवों के ह्रास के, ह्रास के, फिर वही सवाल को एक बार रिपीट कर रहा है जो पहले बताया था, थोड़ा सा फर्क हो रहा है इसमें, ठीक है ना। उत्तरदायी 4 प्रमुख कारक, उत्तरदायी, उत्तरदायी 4 प्रमुख कारक कह रहा है ना, प्रमुख कारक, कारक, ठीक है। 4 प्रमुख कारक को क्या करा कि लिखने के लिए, है ना। तो इसका 4 प्रमुख कारक हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसका सबसे पहला कारक क्या हो जाएगा, वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 कारक को लिखना है। तो सबसे पहला कारक क्या हो जाएगा बच्चों, ये सवाल तो लॉन्ग टाइप है लेकिन शॉर्ट टाइप इसे देखने के मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वन्य जीवों का शिकार, यहाँ पे वन्य जीवों का क्या हो रहा है, तो शिकार हो रहा है, ठीक है ना, पहला कारक हो गया, ठीक है। उत्तर में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर में एक में हो गया। दूसरा में अगर लिखना चाहे बच्चों तो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, ठीक है, प्रदूषण की समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवास का ह्रास, प्राकृतिक आवास, आवास का ह्रास, ठीक है। चौथा की बात करें बच्चों तो चौथा नंबर में आपको हो जाएगा वनों में आग लगना, है ना, वनों में आग लगना, ठीक है ना। वनों में आग लगना, जो घने जंगल है उसमें आग तो लग जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आग लग जाते हैं, बहुत सारे जीव उसमें मारे जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे वन में देखिए वन्य जीवों का शिकार लोग जाकर के मार देते हैं उसको, जानवरों को। और दूसरा हो जाएगा प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण से देखिए केवल मानवों को ही उससे प्रभावित नहीं किया जा सकता है, यानी कि सभी जीव भी उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको प्राकृतिक आवास का ह्रास, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी आवास बनाए जाते हैं जीव जंतुओं के लिए, वो क्या होता है ना कि लोग उसका ह्रास कर देते हैं, उसको खराब करके, और जीव जंतुओं को बेघर कर देते हैं, और जिससे जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये चौथा नंबर में हो जाएगा वनों में आग लगना, वनों में आग लगने से भी जीवों की ह्रास होती है, यानी कि मृत्यु हो जाने से जीवों की कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों।
अगला सवाल जो कि बिल्कुल लास्ट सवाल होने वाला है, आइए देखते हैं 7वां नंबर सवाल क्या है बच्चों, जल्दी से हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है भारत में वन संपदा वृद्धि के उपायों का उल्लेख करें। भारत में वन संपदा वृद्धि के उपायों का वृद्धि के उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या, इसका उल्लेख हम लोग कैसे करेंगे। भारत में जो है ना वन एक संपदा है, यानी कि संपत्ति है, और उसके वृद्धि के लिए हम क्या उपाय करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि भारत, ठीक ना, भारत में वन संपदा वृद्धि, भारत में वन संपदा वृद्धि है ना, भारत में वन संपदा वृद्धि के उपाय किए जा सकते हैं, वृद्धि के उपाय। ठीक है, पहला उपाय क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे वनों की कटाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वनों की कटाई कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, वनों की कटाई कम करना पड़ेगा। दूसरा की बात की जाए बच्चों तो वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। झूम पद्धति, चलिए झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, झूम कृषि पर हम लोग क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, और भी कुछ लिखा जा सकता है। इमारती लकड़ियों में मानवों द्वारा, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, मानवों द्वारा लकड़ी के स्थान पर दूसरे पदार्थ का प्रयोग कर। ठीक है, जैसे लोहे का खिड़की बनवा लीजिए, गेट दरवाजा बनवा लीजिए, बेंच बनवा लीजिए, टेबल बनवा लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5वां नंबर की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वन संरक्षण एवं नियमों कानूनों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वन संरक्षण के कुछ नियम है ना, वन संरक्षण के नियम पर क्या होना चाहिए, कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। ठीक है ना, कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो बड़े बड़े सवाल थे उनको जो है 7 सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपके किताब से भी सवाल को क्लियर करवाए गए हैं बच्चों। और देखिए यहाँ से देखिए अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस फैमिली से आप लोग जुड़ चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोगों की तरफ से जो है ना बिल्कुल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का झंझट खत्म। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मैं फिर आगे वाले चैप्टर में भी कैसे एक एक सवालों को मैं सॉल्व करता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव अभी बाकी रह गया है, जो कि अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे वीडियो को नए देख रहे होंगे, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।